आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बाबा साहब के अनुयायियों से मेरा अनुरोध है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिस पल का, जिस क्षण का हमें इंतजार था, हमारे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ साथियों स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उद्घाटन कर रहे हैं। इस बीच में मैं चाहता हूं आप लोग नारा लगाएंगे, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मध्य आए। अब मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित मुख्य संरक्षक आदरणीय बाबूजी करतार सिंह भारती जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ साथियों आप भी सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ चाहूंगा हमारे बीच में क्षेत्रीय संरक्षक, क्षेत्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के संरक्षक डॉक्टर रामजी लाल जी आए और महाराज जी को शॉल भेंट करके स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। साथियों आप तो ताली बजाएं। अब मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित संरक्षक छामड़ी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी और केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई धर्मेंद्र सोनी जी महाराज जी को पगड़ी और मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा भाई श्याम जराली जी जो महामंत्री है केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के, और विजय करदम जी क्षेत्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, और इंजीनियर महेश चंद्रा जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा साहब का एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के लिए जो बच्चे तैयार हुए थे वो आए और स्टेज पर आए और अपना गायन प्रस्तुत करें।
सभी बच्चे आ जाए। महाराज जी, अनुरोध करूंगा, ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके आगमन के लिए बड़े दिनों से तैयारी कर रहे थे। आपके स्वागत में गाना तैयार किया है। म्यूजिक। Two, one.
सुंदर ये स्वागत गान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आगरा के लिए तो बहुत लोकप्रिय नाम है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री श्री असीम अरुण जी को कि वह आए, हमारे बीच में उद्बोधन रखें। आप हमारे बीच आगरा में रहे हैं, आपकी कार्यशैली से सभी लोग परिचित हैं। वो बोले उससे पहले जोरदार आप नारा लगाएंगे, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी साथियों को, वरिष्ठजन को, बच्चों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर एकत्रित हैं। मैं चाहूंगा एक बार बहुत जोरदार तरीके से बाबा साहब जैसे राष्ट्रभक्त को याद करेंगे। भारत माता की, और जोर से, भारत माता की। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जोश से हम सबका जोश बढ़ जाता है। पुनः सभी का बहुत स्वागत। विशेष रूप से मंचासीन परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी का आगरा में भीम नगरी में बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा अपनी खुशी का इजहार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय योगी जी का स्वागत करें। भीम नगरी के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आदरणीय योगी जी ने हम लोग को समय दिया, आशीर्वाद दिया और आज इस महत्वपूर्ण पर्व पे हम लोग के साथ में खड़े हैं। मंचासीन हम सबकी बड़ी बहन आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय श्री एसपी सिंह बघेल भाई साहब, आदरणीय श्री धर्मेंद्र सोनी जी, हम सबके बड़े श्री करतार सिंह भारती जी, श्री जीएस धर्मेश जी भाई साहब, मंचासीन उपस्थित सभी वरिष्ठजन। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे प्यारे बच्चों को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी की, एक वंदना की और तिरंगे झंडे को लहराते हुए देख के बच्चों को इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रभक्ति का भाव बढ़ चढ़ के जागृत हुआ। मैं एक और अनुरोध करूंगा, हमारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हम सब बजाएं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आगरा कई बार आना हुआ, लेकिन अंतिम बार बाबा साहब 1956 में आए 18 मार्च को। वो उनकी अंतिम यात्रा थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का 15 अधिवेशन था। उनका वो भाषण बहुत प्रसिद्ध भी है, हम लोग उसको बार बार याद करते हैं। लेकिन उसके बाद मन भरता है कहते हुए कि फिर बाबा साहब की अस्थियों के ही दर्शन हम लोग को आगरा में हुए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग इसी समय मार्च के महीने में पिछली बार आगरा आए थे, हम सब ने एक अनुरोध किया था कि बाबा साहब के नाम पे मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस बात को स्वीकार किया और बाबा साहब के नाम पे जो हम सब की मांग थी उसको पूरा किया। आदरणीय योगी जी नामकरण सम्मान के साथ साथ हमेशा इस बात के लिए चिंतित हैं कि किस तरीके से वंचितों को न्याय मिले, और बहुत ही सुंदर शब्दों में आप कहते हैं कि सम उन्नति के भाव के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। एक और हम उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन यानी हर परिवार की आय 4 गुना बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सम उन्नति के भाव के साथ काम हो रहा है। कोई भी परिवार पीछे ना छूटे। जो अंतिम पायदान पे है उनको बहुत तेजी से आगे लेकर के जाना है, तब हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा। इसके लिए आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, आपकी पूरी सरकार काम कर रही है। साथ साथ मित्रों, हमको सह अस्तित्व के भाव के साथ भी चलना है, जिसको भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। भगवान महावीर जी की जयंती भी हम लोग अभी मना रहे थे। और सह अस्तित्व की बात मैं करूं तो अपने
बगल में मथुरा में एक घटना हुई थी। 2 बच्चियां जो अपने विवाह के लिए जा रही थी, ब्यूटी पार्लर से सज धज के आ रही थी, उनके साथ कुछ गुंडों ने मारपीट की, बदतमीजी की और पूरा कार्यक्रम उनका तहस नहस किया। आदरणीय योगी जी ने तुरंत पुलिस एक्शन लिया, कार्रवाई की और वो सारे गुंडे जेल गए। लेकिन आपने ये भी कहा पुलिस एक्शन तो हो गया, इसमें सोशल एक्शन की भी जरूरत है और 15-20 दिन के अंदर वो कार्यक्रम दोबारा संपन्न हुआ। सभी समाज के लोग वहां पे गए, मुझको भी आदेश हुआ, मैं भी गया और पुनः वो विवाह संपन्न हुआ। मुझको विश्वास है कि ऐसे सामाजिक एक्शन के साथ, ऐसे सामाजिक निर्देश के साथ, एक उदाहरण के साथ अब कभी उस क्षेत्र में दोबारा ऐसी गुंडागर्दी नहीं होगी। लेकिन साथ साथ ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमको सह अस्तित्व का भाव स्वीकारना है। किसी के लिए कोई कड़वी बात बोलने की जरूरत नहीं है। अपने महापुरुष का हम सम्मान करते हैं, बाबा साहब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी और को बुरी बात बोले ये भी अच्छी बात नहीं है। सबका सम्मान करना है और बाबा साहब आज ऊपर से हमको देख रहे होंगे तो इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे कि यही आगरा में, जिसके ऊपर उनका बहुत प्यार था, उनके स्मरण में हम सब इकट्ठे हैं और सब समाज के लोग इकट्ठे होकर के उनको याद कर रहे हैं। और मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री को एक बार फिर से कि जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास हैं, ये मरम्मत इनकी नहीं हुई थी, राह देख रहे थे सुधार की। आदरणीय योगी जी ने 100 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में दिए, काम चल रहा है और 100 करोड़ इस बार और दिए हैं। हमारा खंदारी का कोचिंग हो, अन्य छात्रावास हैं, आप देख रहे हैं सबका रंग रोगन सुंदरता होती जा रही है। इसके लिए भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम लोग हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम भी मना रहे हैं। ये 15 दिन के मुख्य कार्यक्रम है, वैसे पूरे साल चल रहा है, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए हुए सभी अतिथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आसी मरून जी। अब बेहद बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आगरा में ही पैदा हुई, आगरा के लिए राज्यपाल जैसे पद से को सुशोभित करने वाली हमारे बीच में माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार श्रीमती बेबी रानी मौर्य है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वह आए और अपना उद्बोधन रखें। जोरदार तालियां साथियों। आज बाबा साहब की 134वीं जन्म दिवस के अवसर पर हम सब के बीच में उत्तर प्रदेश के मुखिया, गरीब दलित महिलाओं की पीड़ा को समझने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ में कैबिनेट में मंत्री आगरा के प्रभारी आदरणीय भाई जयवीर सिंह जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, धर्मवीर प्रजापति जी और सभी मथुरा से आए हमारे विधायक जी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे दोनों सांसद जी चाहर साहब और बघेल साहब, नवीन जैन जी राज्यसभा के सदस्य हैं, आगरा की मेयर हैं और ये अंबेडकर नगरी और भीमनगरी को सजाने वाले सभी मेरे वरिष्ठ भाइयों और बहनों। अध्यक्ष महाराज जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये भीमनगरी 1996 से हम लोग सजा रहे हैं और आगरा के हर मोहल्ले को कोशिश की जाती है कि वो ठीक हो जाए। जितने भी दलित गरीबों के मोहल्ले हैं, प्रयास यही रहता है। तो इस कार्य के लिए भीमनगरी के जो आयोजक हैं बहुत ही तन मन धन से इसमें सेवा करते हैं और सभी लोग मिलकर, डॉक्टर जी धर्मेश जी भी इस आयोजन समिति में रहते हैं, उनके भी योगदान बहुत रहता है। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों, मंच पर आसीन जितने भी भाई बहन बैठे हैं, नाम लूंगी तो बहुत देर होगी, तो सभी का मैं अभिनंदन स्वागत करती हूँ। यहाँ बैठे सभी
मेरे भाई और बहनों, मैं बाबा साहब के विषय में केवल एक जानकारी देना चाहती हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जितना भी अपमान सहा था, जितना भी जिल्लत सही थी, जितना भी उस रूप में उन्होंने विष पिया था, लेकिन हम सबको संविधान रच के अमृत दे के गए हैं। और उस अमृत के ही कारण जो भी आरक्षण में है, जो भी संविधान में है, महिलाओं के लिए, दलित, कुचले, पिछड़े और बच्चे, सबके लिए जो अधिकार देके गए हैं, महिला नारी सशक्तिकरण का जो वो उसमें लिख के गए हैं, आज वो सारे काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों मिलके पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तो बात ही क्या, इनके हृदय में इतनी मतलब करुणा है, अगर इनके पास कोई भी विषय लेके जाओ तो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं ये होना ही चाहिए, इस काम को कराओ बेबी रानी जी। और मैं जिस विभाग से आती हूँ, महिला कल्याण बाल पुरस्कार, उसमें यही काम है। सब महिलाएं हमारी बेचारी जो असमय विधवा हो जाती है, उन्हें वेतन पेंशन देने का काम, जो बच्चे हमारे भोजन उन्हें ठीक से मिले जिससे वो स्वस्थ रहे, वो सारे काम कभी भी महाराज जी मना नहीं करते, उन सारे कामों को पूर्ण करते हैं। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, उन सब का हमें लाभ लें, तभी बाबा साहब के सपने को हम सच कर पाएंगे। उन्होंने जो कहा है शिक्षित बनो, वो बाबा साहब का सपना पूरा करने जैसा कार्य होगा। मैं आप लोगों को केवल यही बताना चाहती हूँ। आप सबने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री केंद्र सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी पंचायती राज मंत्रालय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी आए और अपना उद्बोधन रखे। वो बोले, उनसे पहले मैं चाहूंगा जोरदार नारा लगाए, बाबा साहेब, बाबा साहेब। धन्यवाद। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस देश के करोड़ों गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मेहनतकश मजदूरों के मसीहा, परम पूज बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के इस भीम नगरी के मंच पर आज मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, जानदार, शानदार मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी, हमारी मेयर साहिबा हेमलता दिवाकर जी, असीम अरोड़ साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, हमारे जिला पंचायत अध्यक्षा जी, समस्त विधायक जी, हमारे साथी सांसद नवीन जैन साहब, चहार साहब और भीम नगरी आयोजन समिति के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष, हम सबके लिए बहुत आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी, श्री रामजी लाल जी, डॉक्टर धर्मेश जी, धर्मेंद्र सोनी जी, सभी मंचासीन हमारे अतिथियों, देवियों, सज्जनों, बाबा साहब के अनुयायियों और समर्थकों, सबसे पहले मैं परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पूरी आगरा लोकसभा की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने हमें दिया,
हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक कर्तव्य दिए, राष्ट्र के नीति निर्देशक पद दिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही 13, 14, 15 अप्रैल को पूरे देश में पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। और हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं एक लंबी बात नहीं कहूँगा। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि देश की बहुत ही प्रतिष्ठित अलौकिक इस जयंती पर, भीम नगरी पर आप आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो जीरो पॉवर्टी की स्कीम है, शून्य गरीबी, इसी को अंत्योदय कहते हैं, इसी को गैर कानूनी कहते हैं, इसी को समतामूलक समाज कहते हैं, इस योजना का नाम बाबा साहब के नाम से उत्तर प्रदेश में रखा है। इसलिए सभी अम्बेडकर अनुयायियों की तरफ से मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस बात के लिए भी अब हम बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की मानेंगे। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो जिंदगी भर दहाड़ता है। दुनिया में हम कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करेंगे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। केवल एक ही काम है जिसमें हैसियत मिटा देंगे तो आबाद हो जाएंगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर हम अपने आप को मिटा दें तो सब कुछ वापस आएगा। एटम बम से ज्यादा ताकत है बाबा साहब के 3 शब्द, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं ऐसे लोग अवतारी लोग होते हैं, रोज पैदा नहीं होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे बाबा साहब जैसे लोग युगों में पैदा होते हैं और जब उनकी असामयिक मृत्यु हुई है तो देश की राजनीति के केंद्र बिंदु वो थे। लोग आरपीआई की तरफ ध्यान दे रहे थे। एक शेर कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तो भी सो गए दास्तान कहते कहते। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आगरा में 1996 से लेकर के लगातार भीम नगरी का आयोजन हो रहा है। इस भीम नगरी का परिकल्पना केंद्रीय भीम नगरी आयोजन समिति द्वारा की गई थी। उसी भीम नगरी आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई धर्मेंद्र सोनी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वह आए और अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। संविधान की रचयिता, करोड़ों करोड़ तो दलितों की मसीहा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी 134वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। कई वर्षों से हम लोग का प्रयास रहा, भीम नगरी कमेटी, आगरा के अम्बेडकर अनुयायी सभी चाहते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भीम नगरी में आए। मैं आगरा की ओर से, भीम नगरी केंद्रीय कमेटी की ओर से, क्षेत्रीय कमेटी की ओर से और अम्बेडकर अनुयायियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 18 मार्च 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दूसरी बार आगरा आए थे।
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन था, उसे संबोधित करना था। आगरा के जो लाखों अनुयायी थे, उन्हें पता पड़ा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा आ रहे हैं। सबने बाबा साहब से निवेदन किया। आगरा के लोग बाबा साहब को देखना और सुनना चाहते थे। बाबा साहब आए, रामलीला मैदान पर उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। लाखों की भीड़ एकत्रित हुई और उन्होंने अपनी बात रखी। जब तक पूरे देश में ये पता चल चुका था कि बाबा साहब धर्मांतर करने जा रहे हैं, आगरा में ही चक्की पाठ, यहां रामलीला ग्राउंड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 18 मार्च को जो भाषण दिया था, वहां से 500 कदम की दूरी पर वहां चक्की पाठ है। वहां के बुजुर्गों ने बाबा साहब से निवेदन किया। बाबा साहब का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उनको डायबिटीज थी, 400 से ऊपर डायबिटीज थी। उसके बाद भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उनसे कहा गया कि हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, और बाबा साहब बात मान गए। उन्होंने प्रतिमा स्थापित की और आज उस जगह को पूर्व देवो ध्यान कहते हैं। उसके बाद 6 दिसंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। करोड़ों अपने अनुयायियों को विलकता छोड़ गए। उसके बाद 57 में एक निर्णय लिया गया था कि यहां पर नाला कालीपाड़ा से शोभा यात्रा के रूप में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाए। तो महाराज जी 57 में बाबा साहब का जन्मदिन की शोभा यात्रा निकाली गई। देखते ही देखते पूरे आगरा शहर से ही नहीं, आसपास के जिलों से जहां की सम्मिलित होने लगी। उसके बाद 96 में हमने भीम नदी का आयोजन चालू किया। आज 30वीं भीम नदी हम लोग बना रहे हैं और हर बार भीम नदी का स्थान चेंज होता है। 15 तारीख को भीम नदी का उद्घाटन होता है। 16 तारीख को बौद्ध पद्धति से सामूहिक विवाह होता है, जो दहेज शादियां होती है। 17 को इसका समापन और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। ये 30वीं भीम नगरी है और 17 तारीख को 31वीं भीम नगरी घोषणा होगी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा आप आए, आपने हमारे भीम नगरी मंच का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और इस मेले को एक नई ऊर्जा दी। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र सोनी जी, अध्यक्ष भीम नगरी आयोजन समिति। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच केंद्रीय भीम नगरी आयोजन समिति के सम्मानित मुख्य संरक्षक बाबूजी करतार सिंह भारती जी आए और अपना उद्बोधन
हम सबके बीच में रखें और समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमें अधिक से अधिक समय महाराज जी को सुनना है। आगरा वासियों के लिए वो क्या संदेश दे रहे हैं हमें उन्हें सुनना है, तो शॉर्ट नहीं वो अपना उद्बोधन रखेंगे। जोरदार नारे के साथ बाबा साहेब, बाबा साहेब। बहुत ही सम्मान के योग्य माननीय मुख्यमंत्री जी, अम्बेडकर जयंती एवं भीम नगरी समारोह आगरा पंजीकृत 15 अप्रैल 2025 के शुभ अवसर पर परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में अभिनंदन पत्र। परम श्रद्धेय, आपका संपूर्ण जीवन समाज सेवा, धर्मपरायणता एवं मानवीय तथा जनकल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित रहा है। आप शैशव काल से ही धर्म प्रेम के रूप में विख्यात हैं। आपने समाज उत्थान के लिए जो कार्य संपन्न किए हैं, उससे संपूर्ण मानव समाज को एक नई दिशा मिली है। आपके विलक्षणकारी सत्कर्मों ने मानव जीवन के हृदय पर एक छाप छोड़ी है। आपने एक धार्मिक व्यक्तित्व के होने के साथ साथ समाज सेवा को अपना सशक्त माध्यम बनाया है और महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूर्ण करने के लिए दलित, शोषित, पीड़ित समाज को न्याय, अधिकार, सक्रियता, सम्मान दिलाने में सदैव अपनी भूमिका निभाई है। मानवर, आपने आगरा किला पर डॉक्टर अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन की स्थापना करके एक महान कार्य किया है। हम सब अम्बेडकर न्यायी सदैव आपके ऋणी रहेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार और सादगी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। अभी हाल ही में परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पर आपने भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती को राजकीय स्तर पर मनाने का आदेश जारी किया है। आपकी इस घोषणा से लाखों अम्बेडकर न्यायी आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, आपके बहुत आभारी हैं। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आपके सम्मिलित होने पर केंद्रीय भीम नगरी आयोजन समिति एवं क्षेत्रीय समिति के सभी पदाधिकारीगण आपके प्रति आभारी हैं। आपका सादगी एवं सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 पर हम सब की ओर से आपका सादर अभिनंदन। आपको सम्मानित करते हुए हम और हमारी संस्था गौरवान्वित महसूस कर रही है। आप सम्यक, सौम्य, सादगी, उच्च आदर्शों की अविरल रसधारा आज आपको सम्मानित करते हुए सत नमन हमारा। तथागत भगवान बुद्ध से मंगल कामना है कि आपको निरोग एवं चिरायु प्रदान करें। आप हम सब आगरा के अम्बेडकर न्यायी इस अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक छोटी सी निवेदन भी करते हैं कि आप पूरे प्रदेश के करोड़ों बच्चों के लिए शुरू से ही प्रश्नशील रहे हैं। हम चाहते हैं, हम सभी लाखों लोग चाहते हैं कि आप आगरा में एक बहुत ही विशाल अम्बेडकर भवन के नाम से उसका निर्माण कराएं, यहाँ पर शिक्षाप्रद हों, यात्री यहाँ पर रुकें, यहाँ पर बाबा साहब का जो कल्चर प्रोग्राम है वो हमेशा देते रहें। इसके साथ साथ ये भी निवेदन करूँगा कि जैसे सोनी जी ने कहा कि
कि बाबा साहब आगरा में 18 मार्च को पधारे थे। बाबा साहब ने यहाँ पर सपत्नी तथागत भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की थी। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग भी चौधरी चरण सिंह जी ने 1967 में स्थापित किया है। यहीं पर कई राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी महान प्रतिमा अम्बेडकर मार्ग में विद्वान है, जो बाबा साहब के बुद्ध विहार से बिल्कुल 50 कदम की दूरी पर है। भगवान बुद्ध को हम चाहते हैं कि उस महान ऐतिहासिक भूमि को, जो धर्म भूमि है, जो बुद्ध विहार है, उसको आप राजकीय स्तर पर एक राजकीय इमारत घोषित करें, ताकि उसकी सफल संचालन हो सके, उसका सुरक्षा भी हो सके। आप सबके लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हृदय से आभारी हैं आपके आगमन के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आगरा छावनी के बहुत ही लोकप्रिय 2 बार के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी को कि वो आए, अपना स्वागत भाषण हमारे बीच में रखें। आप भीमनगरी से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जोरदार नारे के साथ में साथियों। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे, बाबा साहब, बाबा साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। प्रिय बंधुओं, आज हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज आवास विकास कॉलोनी के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी निश्चयी मुख्यमंत्री, जानदार शानदार मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका तहे दिल से केंद्रीय समिति की तरफ से और भीमनगरी आयोजन समिति कमेटी की तरफ से उनका बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। जय। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2021 में और 22 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीमनगरी में आने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आना नहीं हुआ। 2023 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी आने की बहुत इच्छा है धर्मेश जी, अगर ये नगर निगम के चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी तो मैं अवश्य आऊंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था 15 अप्रैल को उनको आना था और 12 अप्रैल को नगर निगम के चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। लेकिन आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन वंदन करते हुए उनको सीधे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय योगी नाथ बाबा साहेब, बाबा साहेब, मैं चाहता हूं बाबा साहब के अनुयायियों, आप मोबाइल की टॉर्च चला करके महाराज जी का स्वागत करेंगे और नारे लगाएंगे, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत ही संत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आगरा की इस ऐतिहासिक भीमनगरी में आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित आगरा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी,
श्री असीम अरुण जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, लोकप्रिय विधायक और इस भीमनगरी केंद्रीय समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भीमनगरी केंद्रीय समिति के मुख्य संरक्षक श्री करतार सिंह भारती जी, अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, महामंत्री श्री श्याम जरारी जी, भीमनगरी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम जी, महामंत्री महेश चंद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया जी, माननीय विधायक श्री पूर्ण प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण और भीमनगरी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है। और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बड़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है।
और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बन करके नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में आगरा में कही थी, आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपनी 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दमितों को अपना मताधिकार
मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया और भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। बहनों और भाइयों, इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश अपने यहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया है। हमारे यहां 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तभी से महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपना वोट का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी व्यवस्था कर दी है, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था देकर के उनके जाने का मार्ग भी खोल दिया है। अब ये विधानसभा और लोकसभा में आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व होगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब के इस मिशन के बाधक कौन थे, ये जानना बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे। 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे। 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे। कौन लोग थे जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया। कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे, उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है, और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए क्या हालत होते हैं। और ऐसे ही शरारत, इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल डाला था, उनके नाम पर बनाई हुई संस्थाओं का नाम बदल डाला था। असीम अरुण हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक हैं, इस आगरा में एसएसपी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है।
और जब इन्होंने मुझे जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने पाप किया था, मैंने कहा उसी कन्नौज में जाकर के फिर से वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर फिर से उस स्मारक, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। कांग्रेस जब भी आई स्मारक बनाने की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। कांग्रेस की पीढ़ियों के लिए तमाम कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ के स्मारक बनाए गए, लेकिन बाबा साहब के नाम पर 1 इंच जमीन भी उन्होंने कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं देने दी गई। बाबा साहब को के लिए भारत रत्न देने का काम तब हुआ जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर सरकार को समर्थन किया जा रहा था। तब बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब को दिल्ली में स्मारक बनना था, कांग्रेस व्यवधान डाल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बाबा साहब का दिल्ली में भव्य स्मारक बन पाया। बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश हो, बाबा साहब के द्वारा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस भवन में ली गई थी, इंग्लैंड के उस भवन को बाबा साहब के स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का अध्ययन का केंद्र बनाने और स्कॉलरशिप की व्यवस्था ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि में भव्य स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की। बाबा साहब की चैत्य भूमि मुंबई में भव्य स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम पर बनाने का काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बाबा साहब हमारे लिए एक प्रेरणा है, वे युग प्रवर्तक हैं। भारत के संविधान के शिल्पी होने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में उन्होंने जो प्रेरणा दी है, आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, जिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की बात की थी, उस आरक्षण को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए गरीबों को, दलितों को उनका हक मिले, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उनका स्कॉलरशिप का अधिकार मिले। याद करिए 15-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप को प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था। जब 17 में हम लोग आए, मैंने पूछा ये छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोका है। मैंने कहा इसका प्रावधान करिए और एक साथ रिलीज कर दीजिए, जिससे हर गरीब छात्र को, हर दलित छात्र को, अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को स्कॉलरशिप का पैसा मिल सके। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये कहने के लिए आज आया हूं यहां पर, लखनऊ में बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए एक भव्य स्थल बने, वहां पे शोध हो, बाबा साहब के दर्शन पर शोध हो और उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। और आज मैं यही कहने के लिए आपको भी आया हूं, लखनऊ में बुद्ध विहार में भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार यहां पे भी करने जा रही है।
आगरा में भी हम लोग करेंगे। यह केवल स्मारक नहीं होगा, बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित होगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित होगा, बाबा साहब के दर्शन पर शोध का एक केंद्र बनेगा और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था के लिए भी स्मारक के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था वहां पर दे करके उन छात्रों को जो लोग बाबा साहब के दर्शन पर कार्य करेंगे, उनकी समाज नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी अर्थनीति पर कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से हम लोग आगरा से भी आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत हमने लखनऊ में कल ही घोषणा की है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर गरीब के जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम लोग एक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने इस बात को कहा है कि जीरो पॉवर्टी का हमारा ये मिशन बाबा साहब के प्रति समर्पित होगा, बाबा साहब के नाम पर जाना जाएगा। इसके तहत उस हर गरीब को, जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगा, जमीन का पट्टा देने का काम, जिसके पास मकान नहीं होगा, मकान देने का काम, जिस गरीब के पास राशन कार्ड नहीं होगा, राशन देने का काम, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन देने का काम, जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको नौकरी या रोजगार देने का काम, जिसके पास जो सुविधा नहीं होगी उसको सुविधा देने का काम जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सरकार करने जा रही है। और ये सभी कार्य बाबा साहब के नाम पर होंगे, बाबा साहब को समर्पित होंगे। लाखों लोग इससे प्रेरित होंगे। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आपने देखा होगा भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक है। 800 करोड़ में से 140 करोड़ का भारत है। 140 करोड़ अकेले भारत में, 800 करोड़ में अकेले भारत एक देश है। अकेला भारत एक देश है जहां पर कोविड कालखंड से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाने का काम हुआ है। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचा है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और अब जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत हर गरीब के लिए उसका आवास होगा, उसके लिए रोजगार की गारंटी होगी, उसके सम्मान की व्यवस्था होगी। और अब यह क्रम आगे बढ़ रहा है और यही क्रम तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम है। आपने देखा होगा जब देश के अंदर नई संसद बनी थी, नई संसद में बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले संसद भवन में स्थापित करने का काम किया था और बाबा साहब के इन सपनों को साकार करने के संकल्प के साथ पूरी संसद को कहा था कि बाबा साहब का सपना तब साकार होगा जब हर गरीब के जीवन में, हर दलित और वंचित के जीवन में हम व्यापक परिवर्तन का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे यही कहने के लिए। अब आगरा में रहते हैं, याद करिए, एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 जून रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जो गुमराह करने के लिए आते हैं, इनका मुंह बंद हो जाता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर।
याद करिए बांग्लादेश के अंदर वो हिंदू कौन है। बहन और भाइयों, ये कोई और नहीं, ये सभी दलित और गरीब हिंदू वहां पर है, वही अत्याचार का शिकार होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन दलित हिंदुओं को जो भारत आ चुके थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, चाहे वह दलित हिंदू रहा हो, बौद्ध रहा हो, सिख रहा हो, उसको जब भारत की नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी यहां पर देश के अंदर कितना हिंसक आंदोलन की थी। मैं कहता हूं, क्या दलितों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इन्होंने बाधा डालने का काम किया। इन्होंने उस समय आंदोलन किए, हिंसा की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाने का काम किया। महीनों महीनों इन्होंने व्यवस्था को तोड़ने का, उसको बिगाड़ने का काम किया था। लेकिन तब भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाले गए उन गरीब और वंचित हिंदुओं को आज भारत की नागरिकता देने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हो पा रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दलित हिंदू है, ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है। लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है, और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी, और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर, या फिर किसी अन्य किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। और उसी प्रेरणा के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में दो डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संगठित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है,
उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए, जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था और वहां पर उनके रजाकारों ने वहां के दलितों पर, वहां के दलितों पर, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया था, तब बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए सभी दलितों को, वंचितों को और हिंदुओं को पत्र लिखा था और उनका आह्वान किया था कि किसी भी हालत में निजाम के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण मत करना, इस्लाम मत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ती तो छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ आप आ जाइए, लेकिन इनके दबाव में काम मत करना। और बहनों और भाइयों, अंततः निजाम को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। आज हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी हुई है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब भी करता था। आज जूनागढ़ के नवाब को भी भारत छोड़ करके भागना पड़ा था और इसीलिए जब बाबा साहब की 135वीं जयंती कार्यक्रम में भीम नगरी के इस भव्य कार्यक्रम में हम लोग जुड़े हुए हैं, सचमुच आयोजन समिति के लोग इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि 1956 से लेकर के लगातार 96 तक और 96 से लेकर के अब तक देश के अंदर के तमाम महानुभावों को अलग अलग समय में इन्होंने आमंत्रित करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि बाबा साहब के इन सपनों को साकार करने के लिए आप सभी प्राणपण से जुटेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों से कहना चाहूंगा, महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मोबाइल की टॉर्च जला करके महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापित करने का काम करेंगे। साथियों, सभी लोग मोबाइल की टॉर्च जला लें।